alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Now, starting from the next topic, we got degenerative joint disease, that is osteoarthritis. So, first of all, the most important thing we got is कि osteoarthritis एक सबसे ज़्यादा common form of joint disease है, and it is chiefly a disease of aging. ओल्ड एज में विद एज जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब 90% ऑफ द पीपल उनमें रेडियोलॉजिकल फीचर्स आ जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाय द एज ऑफ 40, यानी कि जब कोई बंदा 40 साल का होगा, बेशक वो सिम्टोमेटिक ना हो। जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं जैसे कि नी जॉइंट है, अगर आप उसका एक्सरे कराओगे तो उसमें जो है रेडियोलॉजिकल फीचर्स आपको मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली द सिम्टोमेटिक डिजीज इट विल इंक्रीज विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे पेशेंट को सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाएंगे। अब रिस्क फैक्टर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? सबसे पहले चीज ये कि जेंडर इज सेक्स इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास विमेन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेन। ठीक है। अब होता क्या है? अब सबसे पहले इसकी हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी क्या है? दिस इज अ नॉर्मल जॉइंट। ठीक है, यू कैन सी इट। क्या क्या है हमारे पास एक जॉइंट का स्ट्रक्चर? ये नी जॉइंट हमें दिखाया गया। दिस इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज, दिस इज द जॉइंट स्पेस। नॉर्मल एक जॉइंट स्पेस होती है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये मेनिस्कस है। ठीक है, एक आप कह लें कि मेनिस्कस एक पैडिंग होती है बिटवीन द जॉइंट्स। अब जैसे जैसे पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है तो सबसे पहले उसके कार्टिलेज लॉस होना शुरू हो जाएगा। बोन्स जो हैं ड्यू टू इंफ्लेमेशन, आर्थराइटिस मीन इंफ्लेमेशन, लेकिन इसमें हमारे पास डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है रेदर देन कि आपके पास बहुत ज्यादा इंफ्लेमेशन। हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, वो हमारे पास नॉन इन्फ्लेमेटरी ग्रुप 1 में आता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास दूसरा क्या होगा कि हमारे पास बोन्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी, बोन स्पर्स बनेंगे, एंड देयर विल बी लॉस ऑफ जॉइंट स्पेसिंग, नैरो हो जाएगी, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस। दीज आर द टिपिकल फाइंडिंग ऑफ द पेशेंट प्रेजेंटिंग विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। आप उनका एक्सरे करवाएंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, ये तीनों चीजें आपको मिल सकती हैं। इन डिटेल हम एक्सरे पे आगे रेडियोलॉजी डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद रेडियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, सो एक ओवरव्यू देने के लिए कि हमारे पास जॉइंट में असल में हो क्या रहा है, तो ये चीजें हो रही हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, करेक्ट, हमारे पास जो है पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि हमारे पास जो joint disease है, this is actually the degeneration of cartilage and there is a hypertrophy of bone at the articular margins. ठीक है, तो ये जो आपके पास बन रहे हैं ना bone spurs, so this is actually the hypertrophy of the bone, especially at the articular margin. इसके अलावा अब रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? क्या चीजें हैं जो पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क को इंक्रीज कर देंगी? सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि विद एज आपके पास ज्यादा होती जाती है। सेकेंड थिंग इज ओबेसिटी। जो कि पेशेंट ओबीज होते हैं उसमें रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस इज मच हायर। सेकेंड, आपने एक देख लिया कि फीमेल, ठीक है, फीमेल भी एक रिस्क फैक्टर है। सेकेंड, उसके अलावा क्या हो सकता है? कॉन्टेक्ट, कॉम्पिटिटिव कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट्स रिक्रिएशनल रनिंग करते हैं, दैट इज के बस जैसे मैराथन वगैरह लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या वैसे ही रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, दैट डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा चोट लगने का खतरा हो सकता है, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा क्या रिस्क फैक्टर्स है? ऐसी जॉब्स जिसमें आपके पास बहुत ज्यादा बेंडिंग है एंड कैरिंग है। ऑर्थोस्कोपिक मेनिस्कल प्रोसीजर्स, दे आर आल्सो लिंक्ड विद द ऑस्टियोआर्थराइटिस। एंड स्पेशली ये जो हमारे पास बेंडिंग और कैरिंग वाला है, ये आपके पास नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क को इंक्रीज कर देता है।
तो ये एक हमारे पास ओवरव्यू हो गया। अब अगली चीज आती है कि हमारे पास पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा, व्हाट वुड बी द साइंस एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी। इसमें सबसे पहली चीज आपके पास साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। अब इस पे जाने से पहले अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो दो तरह से हो रहा है। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स क्या है? नंबर वन इज प्राइमरी। वी ऑलवेज नो इन मेडिसिन कि प्राइमरी का मतलब है कि जो जॉइंट है, जो भी मसला है, जो भी पर्टिकुलर डिजीज है वो उस जगह पर हो रही है। एंड सेकेंडरी मीन्स कि किसी और रीजन की वजह से पेशेंट को वो मसला हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो प्राइमरी में क्या मसला होता है? थायराइड ग्लैंड में मसला होता है। अगर हम सेकेंडरी कहेंगे तो सेकेंडरी में मसला पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा। ठीक है, या फिर किसी और डिजीज की वजह से पेशेंट को थायराइड का मसला होगा। तो इसी तरह प्राइमरी का मतलब है कि ये आपके पास जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और रिस्क फैक्टर आपको पता चल गया कि ये हो रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी में सिर्फ हमारे पास जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब कौन कौन से जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? डीआईपी, दैट इज डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। पीआईपी, that is proeximal interphalangeal joints of the finger. Carpo metacarpal joint of the thumb, hip, knee, metatarsobpharyngeal joint of the big toe, cervical, and the lumbar spine. Okay, so these are the most commonly affected joint by the osteoarthritis. ठीक है, तो अगर आपको प्राइमरी डिजीज आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इन जॉइंट्स पे मिलेगी। ठीक है, कहाँ कहाँ मिल रही है आपको? लेट्स रिव्यू इट। कहाँ कहाँ मिल रही है? स्टार्टिंग फ्रॉम द हैंड, डीआईपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। सेकेंड आपके पास पीआईपी आता है, प्रोएक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। उसके अलावा आपके पास आता है कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट ऑफ थंब। ठीक है, थंब का मेटाकार्पो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हो गया थंब का। इसके अलावा आपके पास आ गया हिप। ठीक है, उसके बाद नी आ गया। आपके पास फुट में आता है मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द बिग टो, लाइक दिस जॉइंट ऑफ द बिग टो। इसके अलावा आपके पास सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन है। सो दीज आर द कॉमनली अफेक्टेड joints in the primary osteoarthritis. Now moving forward, अब secondary osteoarthritis आपको पता है क्यों हो रहा है? It may occur in any joint as a sequel of articular injury. ठीक है, यानी कि कोई आर्टिकुलर इंजरी हुई, कोई जॉइंट इंजरी हुई। अब इंजरी तो कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी जॉइंट पे हो सकती है। तो एज अ रिजल्ट और एज अ प्रोग्रेस जो है वो कर गया इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसमें भी आगे से दो चीजें कौन सी हैं? एक है एक्यूट एंड दूसरा है क्रोनिक। एक्यूट है जैसे कि फ्रैक्चर, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया, एल्बो जॉइंट फ्रैक्चर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें पेशेंट को एक्यूटली एक डैमेज हुआ और एज अ सिक्वल ऑफ दैट आर्टिकुलर इंजरी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया। क्रोनिक में आपके पास क्या हो गया? ऑक्यूपेशनल ओवर यूज ऑफ अ जॉइंट। ठीक है, इसके अलावा मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं जैसे हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हीमोक्रोमाटोसिस, ऑन्क्रोनोसिस, एंड जॉइंट इंफॉर्मेशन लाइक रूमाटाइड आर्थराइटिस। रूमाटाइड आर्थराइटिस कैन सेकेंडरीली कॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, साइन सिम्टम्स हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद अगली चीज क्या होती है कि जो हमारे पास पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किस तरह करेगा? सबसे पहली चीज ये है कि ऑनसेट इज इंसीडियस। ठीक है, स्लो स्लो आपको पेशेंट को सटल तरीके से ये डेवलप होएगी। ठीक है, जैसे कि अब गाउट है, गाउट में एकदम से शार्प पेन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस ये स्लोली सटनली डेवलप होती है। इनिशियली क्या होता है? आर्टिकुलर स्टिफनेस होगी एंड इट विल बी नॉट मोर देन 15 मिनट्स। यानी कि पेशेंट आपके पास आएगा, कंप्लेन करेगा कि मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे जॉइंट्स जो हैं वो थोड़े स्टिफ हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 15 मिनट तक रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पेशेंट एट द इनिशियल स्टेज वो नोटिस भी नहीं करेंगे। ठीक है, कि थोड़ी देर के लिए जॉइंट स्टिफ हो रहा है, बिकॉज 15 मिनट्स पेशेंट कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जो भी अफेक्टेड जॉइंट होगा वहां पर पेन शुरू हो जाएगी ऑन मोशन। ठीक है, और अगर पेशेंट कोई एक्टिविटी या वेट बेरिंग कर रहा है तो उससे वो वर्स होगी, रेस्ट करने से बेहतर होगी। सो अगर एक टिपिकल सिनेरियो मैं आपको प्रेजेंट करूं ऑस्टियोआर्थराइटिस का, कि एक 50 ईयर ओल्ड मेल है जो कि इन पास्ट फुटबॉलर रह चुका हुआ है एंड ही इज अ ओबीस मैन।
वो आपके पास आया, प्रेजेंट किया विद द कंप्लेन के I have a articular stiffness of the knee joint and there is a pain on motion of the affected joint, यानी कि मैं जब अपने नी जॉइंट को यूज करता हूँ तो उधर पेन होती है, और अगर ज्यादा कोई काम करूँ, कोई वेट उठाऊं तो मुझे पेन वर्स हो जाता है, एंड रेस्ट करने पे पेन रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये एक आपके पास टिपिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगी। उसके अलावा अब अगली बात हमारे पास क्या है कि flexion contracture of or varus deformity of the knee is not unusual. Bone enlargement of the DIP यानी Hubbard's node and PIP Burchard's nodes are occasionally prominent. ठीक है, so वो कहना चाह रहे हैं कि पेशेंट के आपने सिम्टम्स तो देख लिए, साइंस क्या देखेंगे? साइंस में वेरी इंपॉर्टेंटली यू कैन सी कि आपके पास क्या है। अगर डीआईपी में मसला आ रहा है, यानी कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में मसला आ रहा है, तो आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद द हिबर्डन नोड्स। ठीक है, यहाँ पे डीआईपी में क्या होगा? नोड्स बने होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है? हाइपरट्रॉफी हो रही है ऑफ द बोन एट द आर्टिकुलर मार्जिन। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएंगे? ऐसे करके नोड्स बन जाएंगे, जिसको हम हिबर्डन नोड्स कहते हैं। अगर पीआईपी में मसला हो रहा है, यहाँ पर मसला आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, तो यहाँ पे कौन से नोड्स बन रहे हैं? बर्चार्ड नोड्स। ठीक है, तो ये आपके पास हैंड में एक टिपिकल फाइंडिंग हो सकती है। ठीक है, और नी में क्या हो सकता है? फ्लेक्शन कंट्रैक्चर हो सकता है एंड वेरस डिफॉर्मिटी हो सकता है। नाउ लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, ठीक है, ये आपने फिजिकली आपने पेशेंट के सिम्टम्स देख लिए, आपने उसके जो है वो देख लिए कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास पेशेंट के जब आप फिजिकली उसको देखोगे तो जॉइंट में आपके पास मूवमेंट जो है वो लिमिटेशन होगी, देयर विल बी लिमिटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, एंड अगर नी है तो नी में आपके पास क्रिपिटस भी बन सकता है। अब जॉइंट इंफ्यूजन और अदर आर्टिकुलर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन वो माइल्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में माइल्ड इन्फ्लेमेशन होती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इसके अलावा क्या होता है कि अगर वन वे वाल्व इफेक्ट हो जाए बिटवीन द नी जॉइंट एंड गैस्ट्रोकिनेमस मसल, तो सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा जो है वो बन सकता है। उसमें फिर क्या होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाती है ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, और एक हमारे पास बेकर सिस्ट होती है जिसको हम पॉप्लिटल सिस्ट कहते हैं, वो बन जाती है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि पेशेंट किसी भी किस्म के सिस्टमिक या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के साथ प्रेजेंट नहीं करेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या आता है? क्या चीजें हमें मिलेंगी इन द लैब्स? सबसे पहली चीज हम लोगों ने लैब्स में क्या ही देखना है, हम लोग पहले देख चुके हैं। साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन, इट वुड बी ऑफ नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप। ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेटरी होगा, ग्रुप 1 होगा। उसमें अगर मैं आपको एक रिवीजन करवा दूं तो क्या होगा कि आपके पास कलर क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, क्लैरिटी ट्रांसपेरेंट होगी, कलर येलो तक हो सकता है। WBC काउंट वुड बी लेस देन 2000, दैट इज 2.0 into 10 raised to power 9 per letter. Cultures would be negative. Morphonuclear lymphocytes would be less than 25%. So non-inflammatory group होगा। Now moving forward, अगर हम imaging की बात करें तो that is very important. Imaging में आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि रेडियोग्राफ सपोर्ट करते हैं आपके क्लिनिकल डायग्नोसिस को ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब जो पेशेंट है आप उसको ना सिम्टम्स और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस देख लोगे, आप रेडियोग्राफ्स कराओगे तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी जो हम लोगों ने देखा पहले कि देयर वुड बी द नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन फाइट फॉर्मेशन होगी, मार्जिनल बोन लिपिंग होगी, थिकेंड डेंस सब कॉन्ड्राइल बोन बन सकती है, बोन सिस्ट भी मौजूद हो सकती है। सो अब क्या है हमारे पास, किस तरह से पेशेंट की हमारे पास आएगा
दिस इज इम्पोर्टेंट, दीज इमेजेस आर वेरी गुड। ठीक है, सो आपके पास क्लियरली वो बता रहा है कि आपके पास क्या क्या आ रहे हैं, ऑस्टियोफाइट्स आ रहे हैं, नैरोइंग ऑफ बोन हो रही है। ठीक है, ये नी है, नी जॉइंट आपको दिखाया गया। सो दीज आर द ऑस्टियोफाइट्स। यहाँ पे उसने मेंशन भी कर दिया कि ये ऑस्टियोफाइट्स हैं दोनों तरफ से, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, ये एंड ये। ठीक है, सेकेंडली आप देख रहे हो कि देयर इज नो स्पेस, so there is a narrowing of space, you can see that this is tibial spiking। इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, irregularities मिल रही हैं, these are the irregularities। ठीक है, so ये एक typical x-ray है of osteoarthritis of knee। ठीक है, so these are the osteophytes, narrowing of joint space, tibial spiking, irregularities। ना मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड्स क्या होते हैं, अब इसमें हम रेडियोलॉजिकली देखते हैं कि पेशेंट की कितने ज्यादा कोई ऑस्टियोफाइट्स बने हैं या नैरोइंग कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इसको ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, रेडियोलॉजिकल ग्रेडिंग होती है ये। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा ऑस्टियोफाइट्स एंड नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस होती है, उस तरह ग्रेड ज्यादा होता चला जाता है। नाउ हैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू कैन सी कि आपके पास पेशेंट किस तरह प्रेजेंट कर है। ये देखिए, ये क्या है, डीआईपी, डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, ये बन रहा है ऑस्टियोफाइट्स। और ये यहाँ पे क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, कौन से नोड्स होंगे, ये बर्डन नोड्स, राइट। उसके अलावा आपके पास ये देखिए, जॉइंट स्पेस बिल्कुल नहीं है, नैरो है। ठीक है, सो दीज आर द टिपिकल फाइंडिंग्स। उसके बाद आपके पास फर्स्ट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में क्या हो रहा है, हाइपर एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है, इसके अलावा सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस यहाँ पर मौजूद है, एंड इसको हम कहते हैं स्लाइट स्क्वेयरिंग ऑफ द थंब एंड द बेस और बोनी एनलार्जमेंट से। ठीक है, तो एक्सरे में भी आपके पास टिपिकल फाइंडिंग्स आ गई आर्थराइटिस की। नीचे हमारे पास स्पाइन है, स्पाइन में क्या क्या है, स्पाइन में उसी तरह यू कैन सी दीज आर द ऑस्टियो। अब ये देखें, ये बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ पे मसला आ रहा है। ठीक है, देखें ये क्या है, स्पेस कितनी जबरदस्त है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों के पास ये देखें, ये स्पेस कितनी जबरदस्त है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई आपके पास ऑस्टियोफाइट्स नहीं मिल रहे आपको। अब अगर आप इसके नीचे आए तो क्या है, नैरो नैरोड डिस्क स्पेस है। ठीक है, ये जो है ये ऑस्टियोफाइट्स है, दीज आर द ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे सिक्लेरोटिंग एंड प्लेट्स आ रही हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिक्लेरोसिस होना शुरू हो गया एंड यहाँ पे फिर ये नॉर्मल हो गई। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड इमेज, ये आपको स्पाइन पे शो कर रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा कौन सी स्पाइन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, इन द प्राइमरी सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन। अब नीचे चलते हैं, नेक्स्ट इमेज हमारे पास दोबारा से हैंड की है। ठीक है, typical signs and symptoms and typical presentation of osteoarthritis। ठीक है, कि ये देखिए आपके पास ऑस्टियोफाइट्स बन गए, जॉइंट जो स्पेस है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। ठीक है, सो डीआईपी का यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ हुआ है। ये क्या है, ये हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जॉइंट्स स्पेस बिल्कुल खत्म हो गई है। ठीक है, सो दिस इज द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और साइन सिम्टम्स हमने देख लिए, सबसे स्टार्टिंग फ्रॉम द रिस्क फैक्टर्स, फिर साइंस एंड सिम्टम्स देख लिए, फिर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देख ली। अब हम चलते हैं कि पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट दीज पेशेंट्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मेडिसिन। सबसे पहले तो आपके पास